Hello everyone, and welcome to this session on First Step Towards GSOC. So, the agenda for this session will be something like first, we'll talk about what is open source and what are the various benefits of contributing to open source. Then, we'll move on to what is GSOC and what are the recent changes that were made in the GSOC program, how to choose your organizations for GSOC, making your first pull request in any organization, what contribution matters in terms of GSOC, and other such open source programs. So talking about open source basically ओपन सोर्स का बेसिकली मतलब होता है कि उस सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड ओपन है, मतलब उस सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड को कोई भी देख सकता है, उसकी एक कॉपी बना के उसमें मॉडिफिकेशंस कर सकता है कुछ भी, और उस मॉडिफाइड वर्जन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। लेकिन किसी सॉफ्टवेयर का ओपन सोर्स होने का मतलब ये नहीं है कि वो फ्री भी हो। जैसे कि मतलब ऑर्गेनाइजेशंस की कुछ एडिशनल कॉस्ट भी हो सकती है ओपन सोर्स में, लाइक सर्वर कॉस्ट हो सकती है, या फिर वो सॉफ्टवेयर कोई नॉन फ्री लाइब्रेरीज यूज कर सकता है, उन सब की कॉस्ट लगती है। जैसे कि एंड्रॉयड एक एग्जांपल है, उसका सोर्स कोड ओपन है, लेकिन मैन्युफैक्चरर्स को एंड्रॉयड अपने फोन्स में डालने के लिए एक लाइसेंस फी पे करनी होती है गूगल को। और एडिशनल एग्जांपल्स हो सकते हैं उसके, लाइक लिनक्स, फायरफॉक्स, क्रोमियम ब्राउजर और वीएलसी। सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू ओपन सोर्स? सबसे मेजर बेनिफिट जो ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करने का होता है कि तुम्हें रियल वर्ल्ड सॉफ्टवेयर पे वर्क करने का मौका मिलता है, जो कि एक्चुअल में थाउजेंड्स, लैक्स और कुछ सॉफ्टवेयर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पीपल भी यूज करते हैं। उन सॉफ्टवेयर्स में तुम कंट्रीब्यूट कर रहे हो और तुम उस सॉफ्टवेयर में वर्क करो तो काफ़ी मैटर करता है। और एक एडवांटेज ये भी होता है कि तुम्हें एक्सपीरियंस मिलता है क्लीन कोड लिखने का, क्योंकि तुम अगर उनके सॉफ्टवेयर में कुछ भी ऐसे ही कोड लिख दोगे जो किसको आगे दूसरे को समझ में नहीं आ रहा, तो वो नहीं मच होगा तुम्हारा। तो तुम्हें पूरा एक अच्छे से कोड लिखना होता है कि अगर कोई दूसरा बंदा उस कोड को पढ़े तो उसे समझ में आ जाए कि ये कोड एक्चुअली में कर क्या रहा है। उससे हम क्लीन कोड मिलते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तुम अकेले बंदे नहीं होगी जो वर्क कर रहा होगा, काफ़ी और लोग होंगे और उन्हें भी तुम्हारे कोड पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये काफ़ी मैटर करता है। और फिर तुम्हें इसके अलावा जो वहाँ के बेस्ट डेवलपर्स होते हैं उनके साथ काम करने का मौका मिलता है। जैसे कि उस ऑर्गेनाइजेशन में वहाँ के को फाउंडर भी होंगे, वहाँ के जो टॉप डेवलपर्स होंगे, लीड डेवलपर्स होंगे, वो भी उसी ऑर्गेनाइजेशन में, उसी कम्युनिटी में प्रेजेंट होंगे। और अगर तुम कुछ भी चीज़ उनसे पूछते हो तो वो, मेरी आवाज़ आ रही है क्या? यस सर, आ रही है। ठीक है। तो अगर मैं कहाँ था, अच्छा, तो तुम्हें उनसे उनके साथ काम करने का मौका मिलता है। यस सर, आ रही है। और अगर तुम वहाँ पे कुछ भी चीज़ें पूछते हो या फिर कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो वहाँ पे वो लोग तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। या फिर तुम कुछ भी चीज़ अगर गलत लिख करते हो तो उसे पॉइंट आउट करते हैं, तुम्हें बताते हैं कि तुमने ये चीज़ गलत की है, तुम इसे ऐसे सही कर सकते हो। या फिर वो रिसोर्सेज प्रोवाइड कर देता है कि तुम यहाँ से जाके पढ़ सकते हो उसके बारे में। तो उसका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करते वक्त। और फिर तुम्हें काफ़ी सारी नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। होते हैं ओपन सोर्स एक हॉबी होती है कि ऐसा नहीं होता कि तुम ऑनलाइन कंट्रीब्यूट करो या फिर तुम जॉब कर रहे हो, इस पे हॉबी आपकी पार्ट टाइम में ओपन सोर्स कंट्रीब्यूट कर रहता है। तो तुम्हारे उनसे अगर नेटवर्किंग अच्छी होती है, तो अगर मान लो तुम्हें गूगल में जाना है और वहां से कोई, तो तुम उससे रेफरल मांग सकते हैं कंपनी में। और इसके अलावा ओपन सोर्स जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके काफी इवेंट्स होते हैं अदर कंट्रीज में, तो वहाँ पे तुम्हें उन इवेंट्स में फ्री में जाने का मौका मिलता है। ऐसे काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं। लाइक यूबरनेटीज एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो हर साल एक क्यूबकॉन ऑर्गेनाइज करती है लास वेगस में। वहाँ पे वो पूरा फंड करती है हमारी विजिट को लास वेगस। ईयरली इवेंट होता है उसका वहाँ पे। और फिर ओपन सोर्स में अगर तुम कंट्रीब्यूट करते हो तो ये काफी मैटर करता है तुम्हारे सीवी पर, क्योंकि अगर सीवी में तुम्हारा लिखा होता है कि तुमने किसी ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट किया,
हाँ, तुम्हें रियल सॉफ्टवेयर में कंट्रीब्यूट करने का एक्सपीरियंस है अच्छा, और तुम एक मेन चीज क्लीन कोड लिख सकते हो जो कोड दूसरों को समझ में आ जाए आए पढ़ने में। तो ये काफी अच्छा बेनिफिट होता है। और अगर तुम किसी दूसरे बंदे से कंपेयर करो जिसने काफी प्रोजेक्ट्स बनाए छोटे छोटे लेकिन उससे कोई यूज भी नहीं करता, तो डेफिनेटली तुम्हें ही प्रेफर करेंगे, तुम्हें अच्छा एक्सपीरियंस है रियल सॉफ्टवेयर में कंट्रीब्यूट करने का या फिर उनमें वर्क करने का। और एक होता है इसमें सेटिस्फेक्शन काफी मिलती है कि जो हमने कोड लिखा है वो इतने सारे लोग यूज कर रहे हैं उस कोड को, तो काफी अच्छा लगता है ये देखकर। फिर अगर हम जीसो की बात करें तो जीसो के एक 10 वीक प्रोग्राम होता है एम्ड एट प्रमोटिंग ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इट इज नॉट एन इंटर्नशिप फ्रॉम गूगल। जीसो का मेन मोटिव यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग ओपन सोर्स में आए और ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट करें। तो जीसो प्रोग्राम इसलिए नहीं रखा गया है कि वो जो ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन की प्रोजेक्ट्स है उन पे काम करने के लिए उन्हें बंदे चाहिए और उसके लिए वो तुम्हें पे कर रहे हैं, बल्कि जीसॉक का मेन मोटिव यही है कि जो भी लोग जीसॉक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो जीसॉक पीरियड खत्म होने के बाद भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ रुके रहें, उसमें आगे कंट्रीब्यूट करते रहें। ये तो जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो भी उन्हीं बंदों को प्रेफर करती है जो वहां पे ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करने के लिए आए हैं। उनको प्रेफर नहीं करती जो सिर्फ जीसॉक के लिए आए हैं, उन्हें पता है कि जीसॉक पीरियड खत्म होने के बाद वो ऑर्गेनाइजेशन चले जाएंगे। तो इस साल जीसॉक में काफी चेंजेस किए गए हैं। लाइक पहला चेंज ये है कि इस साल से जो प्रोजेक्ट साइज है वो काफी छोटे होंगे पिछले साल के मुकाबले। क्योंकि इस साल क्या है कि जो जितना हमें टाइम देना होता है जीसॉक में इस साल से वो आधा कर दिया गया है। लाइक पहले हमें 350 आवर्स देने होते थे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट में जीसॉक पीरियड में, तो अब उसे आधा करके 175 आवर्स कर दिया गया है और 16 वीक्स से 10 वीक्स। तो इस बार उन्होंने काफी फ्लेक्सिबिलिटी दी है लोगों को। फ्लेक्सिबिलिटी इन द सेंस कि ये जो 10 वीक्स दी गई है ये तुम्हारा मैक्स पीरियड है। अगर तुम चाहो तो अपना जो जीसो का प्रोजेक्ट है वो 5 से 7 वीक्स में भी कंप्लीट कर सकते हो और बाकी के वीक्स में रेस्ट कर सकते हो। तो काफी फ्लेक्सिबिलिटी मिली है। इसका मेन रीजन ये है कि जो पहले प्रोजेक्ट्स होते थे जीसॉक में वो काफी टाइम इंटेंसिव होते थे। तो जो जिन लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता या फिर टाइम बैरियर्स होते हैं वो जीसॉक में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे। तो इस साल से उन्होंने जीसॉक को काफी एक्सपेंड करने का प्लान किया है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जीसॉक में आए। तो इसे और वो लोग भी आ पाए जो ज्यादा टाइम नहीं दे सकते जीसॉक को, तो इसलिए इन्होंने ये सब कम कर दिया गया है। और इससे अगर क्योंकि तुम्हारा इस साल से नंबर ऑफ आवर्स कम हो रहे हैं तो तुम्हें स्टाइपेंड भी इस बार आधी हो जाएगी। लाइक पहले $3000 मिलते थे इंडिया में स्टाइपेंड में, इस साल से $1500 मिलेंगे। और इस बार ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाने के लिए जीसॉक में उन्होंने इसकी एलिजिबिलिटी भी रिड्यूस कर दी है। पहले क्या होता था कि सिर्फ जो एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स होते थे उनके स्टूडेंट्स पार्ट ले सकते हैं जीसॉक में, लेकिन अभी एक्सपेंड करके बोट कैंप्स वगैरह में भी एक्सपेंड कर दिया है, उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो भी पार्ट ले सकते हैं। और इससे एक फायदा ये होगा कि जो कि पार्टिसिपेशन ज्यादा लाना चाहते हैं जीसॉक में तो इस बार सिलेक्शन थोड़े आसान होंगे जीसॉक में। क्योंकि काफी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा स्लॉट्स होंगे तो ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, और इस साल से और ऑर्गेनाइजेशंस भी आ जाएंगी जीसॉक में। और इस साल से फिर तुम इंटर्नशिप के साथ भी कर सकते हो क्योंकि इसमें टाइम रिक्वायरमेंट कम रहेगी। तो तुम अपनी कोई इंटर्नशिप कर रहे हो तो उसके साथ भी जीसॉक दे सकते हो। और एक और चेंज इस बार ये हुआ है कि लाइक पहले 3 इवैल्यूएशंस होते थे जीसॉक में, और उसमें ऐसा होता था कि अगर तुमने पहला फेल कर दिया या फिर दूसरे इवैल्यूएशन फेल हो गए तो तुम्हें जीसॉक से ऑटोमेटिकली निकाल दिया जाएगा बाहर और तुम्हें आगे वर्क करना नहीं मिलेगा। लेकिन इस बार क्या किया है कि अगर तुम पहली इवैल्यूएशन में फेल भी हो जाते हो तब भी तुम्हें ऑटोमेटिकली बाहर नहीं निकाला जाएगा जीसॉक में। तुम जीसॉक में रह सकते हो और आगे कंटिन्यू कर सकते हो, फाइनल इवैल्यूएशन तक का टाइम मिलेगा तुम्हें अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का। हाँ, तुम तब तक कर पाते हो तो सही है, नहीं तो फिर वो डिसीजन लेंगे कि तुम्हें स्टाइपेंड नहीं मिलेगी फिर जो भी है। तो यहाँ से अब मनन कंटिन्यू करेगा। मनन। हाँ सर, स्क्रीन विजिबल है। हाँ।
अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है जीसो को स्टार्ट करने का, कि ऑर्गेनाइजेशंस कैसे सिलेक्ट करें, क्योंकि बहुत लोग इसी स्टेप पे छोड़ देते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है। तो इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले तुम्हें लैंग्वेजेस चूज करनी, कि तुम कौन सी लैंग्वेज में कंट्रीब्यूट करना चाहते हो। यूजुअली लोग ये सोचते हैं कि अगर मुझे लैंग्वेज पूरी नहीं आती है या मुझे ये फ्रेमवर्क टेक्नोलॉजीज पूरी नहीं आती है तो मैं कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता हूँ। बट जीसो का यही फायदा है कि, या ओपन सोर्स का यही फायदा है, तुम कोड बेस रीड करोगे तो तुम्हें रिसर्च करोगे थोड़ी, तो तुम्हें और सीखने को मिलते जाएगा टाइम के साथ साथ। ये जरूरी नहीं है कि तुम्हें उस लैंग्वेज के बारे में 100% आना चाहिए। 10-20% नॉलेज भी होगी अगर तुम्हें उसके बारे में बेसिक्स आते होंगे, तो तुम उसमें कॉन्ट्रीब्यूट इजीली कर सकते हो। सबसे पहला पार्ट यही आता है कि अपने लिए लैंग्वेजेस सिलेक्ट करो कि तुम कौन सी लैंग्वेज में आगे कंटिन्यू करना चाहते हो। सेकेंड पॉइंट ये आता है कि जो भी तुमने लैंग्वेजेस सिलेक्ट सोची है, जो तुम्हारे माइंड में है, उसके बेसिस पे तुम ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करो। उसके लिए तुम प्रीवियस ईयर की ऑर्गेनाइजेशंस की लिस्ट देख सकते हो, इस पर्टिकुलर लिंक पर अवेलेबल है, वो प्रोवाइड कर देंगे चैट बॉक्स में हम। और इसमें पहले एक्चुअली ऐसा रहता है, जब ऑनगोइंग रहता है गूगल समर ऑफ कोड, तो यहाँ पर तुम्हें सर्च बार एक और आ जाता है जिसमें तुम लैंग्वेज भी डाल सकते हो, बट आर्काइव में जाते से वो हट जाता है। कोई दिक्कत नहीं, तुम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करो और उसमें यहाँ पे तुम्हें टेक्नोलॉजीज दिख जाएंगी। और ये भी जरूरी नहीं है कि तुम्हें ये सारी टेक्नोलॉजीज आती हो, तुम्हें सिर्फ जावा स्क्रिप्ट आती है या फिर जावा आती है तो तुम एंड्रॉइड पे आगे वर्क करना सीख सकते हो। और उसके साथ साथ एक चीज जो तुम्हें देखनी चाहिए हर टाइम, कोई भी शॉर्टलिस्ट करते टाइम, ये सारी जैसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो भी उन लोगों ने बताया कि वो क्या करते हैं, थोड़ा उस पर ध्यान देते रहो कि वो क्या करते हैं, क्या चीजें प्रेफर करते हैं, वो लोग क्या करना चाह रहे हैं, तुम्हें वो सब भी पसंद आना चाहिए, तभी तुम आगे मोटिवेटेड रहोगे उसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए। इसके अलावा जब तुम ऑर्गेनाइजेशन की एक लिस्ट बनाते हो, तो उसमें जैंगो की, अगर मान लो तुम्हें जैंगो पे वर्क करना है या फिर तुम्हें रिएक्ट पे वर्क करना है, तो उन ऑर्गेनाइजेशंस को अलग से लिस्ट करके सर्कल कर लो जिनमें तुम्हें ज्यादा इंटरेस्ट है। ये कुछ पॉइंट्स रहेंगे जो तुम्हें बाद में हेल्प करेंगे शॉर्टलिस्ट करने में। इसके बाद आता है कि अभी तुमने अगर सिर्फ टेक्नोलॉजीज और लैंग्वेज देख के अगर ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करी है, तो तुम्हारे पास मोस्ट प्रोबेबली 20-30 ऑर्गेनाइजेशन आ जाएंगी जिनमें तुम्हें लग रहा है कि हाँ इसमें मैं वर्क कर सकता हूँ और लैंग्वेज तो आती है ये वाली। बट उसके बाद प्रॉब्लम आती है कि तुम सब में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो। वो तुम्हें कम से कम ऑर्गेनाइजेशंस में कंट्रीब्यूट करना होगा ताकि तुम ज्यादा से ज्यादा उनमें कंट्रीब्यूट कर सको और रिकॉग्नाइजेशन मिल सके तुम्हें। उसके लिए तुम्हें 2 से 3 ऑर्गेनाइजेशन मैक्स सिलेक्ट करनी चाहिए। और अगर अभी तो तुम अगर मतलब सेकेंड ईयर वाले जो रहेंगे उनको ये भी है कि तुम अगर अभी एक ऑर्गेनाइजेशन में भी करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इस साल स्लॉट ज्यादा रहेंगे, तो तुम्हारे एक ही ऑर्गेनाइजेशन भी होगी तो भी तुम्हारे सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। ऐसा है। इसके बाद आती है ये चीज कि ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे 2-3 में फिल्टर कैसे करें। उसके लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की 3 मेन चीजें देखनी चाहिए जो तुम्हें हेल्प करेगी कि शॉर्टलिस्ट करने में। सबसे पहली चीज कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोगों ने कंट्रीब्यूट करा है पिछले, उसमें प्रोजेक्ट्स कितने उन लोगों ने अपने अंडर लिए थे। वो तुम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे जाओ, जैसे यहाँ पे मैं किसी भी एक पे जाते हैं और ऑर्डिनो पे गए और यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है कि सिर्फ 2 कंट्रीब्यूटर्स थे। इसमें अगर तुम इस साल अप्लाई करना चाहते हो और तुम्हें दिखता है कंपटीशन ज्यादा है और सिर्फ 2 ही लोगों को ये ले रहे थे, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है वो इस साल भी 2 से 3 जनों को ही लेंगे। तुम्हारे चांसेस कम रहते हैं। बट अगर तुम इसकी जगह बूस्ट C++ या ऐसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में करते हो तो तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पर कितने सारे स्लॉट्स उनके अवेलेबल रहते हैं। जरूरी नहीं कि बहुत सारे स्लॉट्स हों, क्योंकि बहुत सारे स्लॉट्स होंगे तो ऑब्वियसली कंपटीशन भी उतना ज्यादा ही रहेगा, सभी ये देखते हैं। ऐसी चूज करनी चाहिए जिसमें 3 से 4 मिनिमम स्लॉट्स अवेलेबल हो। इसके अलावा जो सेकंड पॉइंट देखना चाहिए कि वो ऑर्गेनाइजेशन कितने ईयर से अपीयर कर रही है। जैसे बूस्ट C++ है, ये 2020 में भी अवेलेबल अप्लाई करी थी और सेम टाइम पे ये 2019 का अगर आर्काइव देखे तो उसमें भी तुम्हें बूस्ट C++ अवेलेबल मिलेगी, जैसे यहाँ पर है। और पिछले साल भी उसने अच्छे खासे स्लॉट्स लिए थे, तो इससे पता चलता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टेंट है, हर साल ही अप्लाई करती है, तो तुम्हारे चांसेस भी ज्यादा रहेंगे सिलेक्ट होने के। ये 2 चीजें देखने के बाद थर्ड पॉइंट ये रहता है,
हर ऑर्गेनाइजेशन किसी ना किसी बाहर के लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए या तो कोई से आईआरसी चैनल्स यूज करती है, इंटरनेट रिले चैट यूज करती है, और ये चैनल्स एक्चुअली डिस्कॉर्ड सर्वर जैसे ही होते हैं, बस जितने टाइम तुम इनमें ज्वाइंट रहोगे उतने टाइम तुम्हें वो मैसेजेस दिखाता रहेगा, ऐसा है। सो उन आईआरसी डिफरेंट, जैसे आईआरसी चैनल पे गए, जैसे यहाँ पर एक आईआरसी चैनल है, मैंने इस पे क्लिक करा, वो मुझे गिटर पे लेकर गया, और मैंने गिटर पे देखा कि इसमें कितने लोग अवेलेबल हैं, मतलब कितने लोग इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं या कितने लोग इससे ज्वाइंट है। सो जितनी बड़ी कम्युनिटी होगी प्लस जितनी एक्टिव कम्युनिटी होगी, जैसे इसमें रेगुलरली अगर लोग मैसेजेस कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो ये कम्युनिटी एक्टिव है। सो तुम्हें ऐसी ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करनी है, शॉर्टलिस्ट करनी है, जिसका फर्स्ट पॉइंट उनके नंबर ऑफ स्लॉट ज्यादा अवेलेबल हो, सेकंड वो 2-3 साल से सिलेक्ट हो रही हो, और थर्ड कि उसके जो कम्युनिटी है वो एक्टिव है। ये 3 पॉइंट्स देखने के बाद नेक्स्ट चीज जो हमें देखनी चाहिए कि उसमें इन्वॉल्व होना जरूरी है तुम्हारा, कि ऐसा नहीं है कि तुम डायरेक्ट गिटहब पे जाओगे और सॉल्व करना शुरू कर दिए, उनसे थोड़ा इंटरैक्ट करो, उनसे बातें करो, बताओ कि तुम कौन मतलब कि तुम कौन से बैकग्राउंड से हो, तुम्हें क्या क्या चीजें करना पसंद है। जैसे हर जना यहाँ पर आते से अपना इंट्रोडक्शन कुछ देता है कि मैं इन सब चीजों में इंटरेस्टेड हूँ या ये करना चाहता हूँ, और फिर उसी बेसिस पे लोग उनको वेलकम करते हैं, अलग अलग इश्यूज के बारे में समझाते हैं कि यहाँ जाओ, यहाँ पे तुम रीडमी पढ़ो, contributing.md पढ़ो, और ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स पढ़ो गिटहब पे जाके, जो तुम्हें इसके बारे में समझ आए। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, ज्वाइन कम्युनिटी, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड आस्क फॉर हेल्प। इस पार्ट में तुम्हें पहले तो तुमने खुद को इंट्रोड्यूस तो करवा दिया, बट अब तुम्हें कई बार सेटअप करने में प्रॉब्लम्स आएंगी डिफरेंट, कि सेटअप यूजुअली 2-3 वीक्स ऐसे ही ले लेता है सेटअप, बट अगर तुम इन लोगों से कम्युनिकेट करते रहोगे तो हो सकता है वो 3 वीक का काम तुम्हारा 2 वीक में या 1 वीक में ही हो जाए। सो इस वजह से इनसे बात करते रहो। और एक और जो इंपॉर्टेंट चीज रहती है, कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी रहती हैं जो अभी के लिए तुम लोगों को इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाएंगी, तुमसे अच्छे से बात नहीं करेंगी, क्योंकि वो खुद टेस्ट करना चाहते हैं तुम्हें कि तुम कितने ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो, कितनी ज्यादा तुम्हें इच्छा है इसमें आगे काम करने की। वो उस बेसिस पे भी तुम लोगों को देखते हैं कि अगर तुम कंसिस्टेंटली कुछ पूछ रहे हो या तुम कंट्रीब्यूशन करने का ट्राई कर रहे हो, तो वो समझ जाते हैं कि ये सीरियस है इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और वो उसी के बाद तुमसे आगे बात करना शुरू करेंगे। जैसे मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में हूँ, वो स्लैक चैनल पे इतना एक्टिव नहीं रहते या इतनी ज्यादा हेल्पिंग नहीं रहते हैं, बट जैसे ही उनको पता चला कि मैं बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा हूँ चीजों में और अच्छे से कर रहा हूँ वर्क चीजों पे, तो उन्होंने मुझे एक स्लैक लिंक का इन्वाइट भेजा, जहां पर से मेन कॉन्ट्रीब्यूटर्स अवेलेबल रहते हैं। और जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि फिर मैंने उनसे बात करना शुरू करी, तो वो रेगुलरली बात करते हैं, वो रेगुलरली मुझसे अपडेट्स लेते रहते हैं, मैं उनसे डाउट पूछता हूँ, वो बहुत हेल्पिंग नेचर वाले रहते हैं और सब बहुत हेल्प करते हैं उन सब चीजों में। सो एक ये चीज रहती है जो ध्यान देनी चाहिए हमें ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करते टाइम, और अगर नहीं भी तुम्हें रिस्पॉन्स मिलता है तो भी ट्राई करते रहो, कभी ना कभी वो रिस्पॉन्ड करेंगे तुम्हें। सो इसके बाद आगे अब प्रियांश सर बताएंगे। और कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करने में तुम एक चीज भी कर सकते हो कि लाइक मैंने ऐसा कहा था कि जैसे मुझे जेंगो बहुत अच्छे से आती है, उसका पाइथन है और फ्रंट एंड है, तो मैंने इन सब का एक कॉलम्स बना लेते हैं और मैं सारे ऑर्गेनाइजेशन को लिस्ट आउट करके गया था कि इस जेंगो में कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, इसमें कौन पाइथन में कौन कौन सी है, और फ्रंट एंड किस किस का है, जिसमें मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। और फिर जिसमें मुझे लग रहा था मुझे इंटरेस्ट है इस ऑर्गेनाइजेशन में, उसको मैंने आपको अंडरलाइन करते हैं, सर्कल मार्क कर लिया था, तो उससे शॉर्ट लिस्टिंग में काफी आसानी हो सकती है तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन को। तो सामने दिखेगा कि तुम किस किस ऑर्गेनाइजेशन में ले सकते हो। इसके बाद आता है मेकिंग फर्स्ट रिक्वेस्ट। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब तुम चाहते हो तो ये सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है कि पहले को रिक्वेस्ट करना उस ऑर्गेनाइजेशन पे, क्योंकि जब तुम नहीं चाहते हो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता, कुछ पता नहीं होता उस ऑर्गेनाइजेशन कैसे करती है, तुम्हें काफी कुछ रीड करना पड़ता है उस ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूटर्स पे, उसकी रीड में रीड करती है, उसकी कंट्रीब्यूटिंग गाइड होती है वो रीड करनी पड़ती है, तभी तुम अच्छे कंट्रीब्यूशंस कर पाते हो वहाँ पे। और किसी किसी को तो खाली डेवलपमेंट सेटअप करने में ही 1 वीक से 1 महीना तक लग जाता है। तो मेन चीज ये है कि इस पॉइंट पे आके ड्रॉप नहीं करना है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है इस पॉइंट पे आके वो परेशान हो जाते हैं, समझ में नहीं आता उन्हें और वो छोड़ देते हैं चीज को क्या करना है, या फिर ओपन सोर्स में किसी में। तो ये नहीं करना है।
अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उनकी जो डॉक्यूमेंटेशन होती है उसका सब कुछ क्लियरली मेंशन रहता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिनकी डॉक्यूमेंटेशन इतना अच्छे से मेंटेन नहीं रहती, लेकिन मोस्टली सारी ऑर्गेनाइजेशन डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से मेंटेन रखती है। अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत आती है, एनवायरमेंट सेट करने में कोई दिक्कत आती है, या किसी पे तुम काम कर रहे हो उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो तुम हमेशा कम्युनिटी में हेल्प कर सकते हो। वो काफी हेल्पिंग होते हैं, और काफी कम्युनिटीज ऐसी होती है जो न्यू कमर्स को काफी ज्यादा हेल्प करती हैं। उन्हें कोई भी दिक्कत आती है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है उन्हें, तो फिर अब मैं दिखाता हूँ मैंने अपने कंट्रीब्यूशन कैसे किया था इस फील्ड में। सर आपकी आवाज थोड़ी अटक रही है। आप सही है? हेलो। नहीं सर अभी भी। तो कुछ समझ में आया जब मैंने बोला था अभी, मतलब सुनाया क्या था? हाँ सर सुना, समझ तो आ रहा था पर अटक रही थी हल्की हल्की। आप बताओ। हाँ अभी ठीक है फिर भी। ठीक है, तो फिर ये ऑर्गेनाइजेशन से तो मैं स्टार्टिंग से बता दूं कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे नीचे एक यूलिप है ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें अगर हम जाते हैं तो इस साल देखोगे तो इसमें काफी ज्यादा स्लॉट्स थे, काफी ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया था इसके थ्रू जी सॉक में। तो यहाँ पे ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में कैसे क्या होता है कि यहाँ पे कहीं पे तुम्हें गिटअप का लिंक मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे मिल जाएगा या कहीं पे मिल जाएगा, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो तुम अगर तुम्हें गिटहब या जहाँ पे भी इसका सोर्स कोड है उसका लिंक नहीं मिल पा रहा है, तो तुम ये कर सकते हो कि डायरेक्टली उसकी जो मेन साइट है उस पर चले जाओ। यहाँ पे कहीं ना कहीं तुम्हें लिखा हुआ दिख ही जाएगा, या तो यहाँ पे मेन पेज पे लिखा होगा या फिर नीचे फुटर पे लिखा होगा कि उसका सोर्स कोड कहाँ है। अगर वो ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन है तो उसकी मेन साइट पे उसके सोर्स कोड का लिंक जरूर होगा, जैसे यहाँ पे इसका गिटहब का लिंक यहाँ पे लिखा हुआ है। इस पे जाते हैं तो ये इसका पूरा सोर्स कोड है। तो फिर यहाँ पे इश्यूज में जाते हैं तो मैं क्या करता था कि मैं रेगुलरली इश्यूज खोल के देखते रहता था कि मैं उसे सॉल्व कर सकता हूँ नहीं, या फिर कोई भी ऐसा इशू जो मैं सॉल्व कर सकूँ। तो मुझे यहाँ पे इशू मिला था। तो इसमें क्या था कि जब भी हम सेटिंग्स में कुछ चेंजेस करते थे तो यहाँ पे सेविंग्स का इंडिकेटर आता था, वो हाइड हो जाता था, लेकिन वो फिर से अपीयर हो जाता था और परमानेंटली वहीं पे रहता था। जबकि होना ही चाहिए था कि हाइड होने के बाद वो कम्प्लीटली हाइड हो जाना चाहिए था। तो मुझे इशू सही लगा था। तो जब भी तुम किसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी इशू को पे काम करना चाहते हो तो पहला स्टेप होता है कि तुम उस इशू को क्लेम करो, ताकि ऐसा ना हो कि कोई और बंदा भी उस पर काम कर रहा हो और तुम्हारी असाइनमेंट खराब हो जाए, या फिर तुमने उसे क्लेम नहीं किया, तुम उस पर काम करने लग गए, इतने में कोई बंदा आ गया और उसने क्लेम कर दिया, तो वो उसी को मानेंगे जिस बंदे ने क्लेम किया उस इशू को। जैसे यूलिप में एक यूलिप बोट है, उसमें डायरेक्टली क्लेम लिख के हम क्लेम कर सकते हैं इशू को। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो वहां पे तुम डायरेक्टली लिख सकते हो बस कि मैं इस इशू पे काम करना चाहता हूँ, तो वो तुम्हें असाइन कर देंगे वो इशू। तो फिर क्लेम करने के बाद मैंने इस पर काम करना स्टार्ट किया। तो ये इसका यूलिप का मतलब पहले मैंने अपने पे सेटअप की लोकल कंप्यूटर पे, उसके बाद यहाँ पे किसी में जाते हैं तो पहला इशू को रिजॉल्व करते वक्त पहला स्टेप होता है कि तुम उस इशू को रिप्रोड्यूस करो अपने पीसी पर। तो अगर मैं सेटिंग्स पे जाके कहीं भी यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे दिख रहा है ये सेविंग्स का आके चले जाता है, लेकिन ये वापस आ जाता है। ये एक इशू है। तो वेब में मेनली तुम डिबग करने के लिए ये सब ये क्रोम या फायरफॉक्स का डेवलपर्स टूल यूज कर सकते हो। अगर हम इसे जाते हैं तो ये वाला एलिमेंट है सेविंग का। तो यहाँ पे अगर मैं फिर से करके देखता हूँ तो तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ चेंजेस हो रहे हैं जब भी मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। और उसमें हो क्या रहा है, पहले ये इनलाइन ब्लॉक था, फिर ये ओपेसिटी की 0 तक जाती है और फिर नन हो जाता है डिस्प्ले। लेकिन ये डिस्प्ले नन रहने की बजाय ये ओवरराइड हो जाता है इससे। तो ये एक यहाँ पे प्रॉब्लम है। मतलब मेन प्रॉब्लम इस इम्पोर्टेंट की है कि जो इम्पोर्टेंट टैग लगा हुआ है इसमें, इसी वजह से ये ओवरराइड हो जाता है। और एक मिनट मैंने इसमें कुछ चेंजेस किए थे तो वो मैं वापस रिवर्स कर देता हूँ। ठीक है।
मतलब ये पहले ऐसा था, मैंने चेंजेस किए थे, करके देखे थे, उसके बाद मैंने वो किया था। तो अगर अब तुम यहाँ पे जाते हो वापस इस एलिमेंट पे, तो मतलब पहला स्टेप क्या होगा कि तुम्हें ये ओवरराइड हटाना है ताकि ये हाइड हो जाए। तो मैं अगर यहाँ से इंपॉर्टेंट टैग हटाता हूँ तो ये अब इससे ओवरराइड नहीं होगा ये वाला। तो अगर मैं अब सेव करता हूँ तो ये सही से वर्क कर रहा है, वो वापस नहीं आ रहा। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि यहाँ पे ये पहले इनलाइन ब्लॉक था इसका डिस्प्ले, लेकिन अब ब्लॉक हो गया है। ठीक है, तो फिर वो तुम देख सकते हो यहाँ पे है इसका, ये ब्लॉक है यहाँ पे ब्लॉक हो जाता है, उसके बाद ये नन हो जाता है। तो फिर ये जो प्रॉपर्टीज सर है सारी, स्क्रीन थोड़ी ये ब्लर आ रही है, दिख नहीं रहा है कुछ प्रॉपरली उस पे, नेटवर्क इशू का है। तो फिर से शेयर करूँ क्या मैं? हाँ एक बार ट्राई कर लेना। हाँ सर जूम भी कर सकते हो, उस पर जूम करोगे तो शायद प्रॉपर दिखने लगे। हाँ हाँ, जूम कर लेता हूँ मैं, इसको भी जूम कर लेता हूँ। अब सही है, सही दिख रहा है। सब बेटर थोड़ा है। बेटर। ठीक है, तो फिर पहला स्टेप हमने क्या किया, हमने ये जो मेन इशू था वो तो सॉल्व कर दिया। लेकिन अब हमें क्या करना है कि इसे छोटा ही दिखना चाहिए, पूरे ब्लॉक में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे दिक्कत क्या है कि ये जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है ये ब्लॉक आ रही है, लेकिन होने क्या चाहिए थी, यहाँ पे इनलाइन ब्लॉक प्रॉपर्टी होनी चाहिए थी। तो वो हमें देखना है। तो ये जो सारी प्रॉपर्टीज है, ये तो हम यहाँ पे सेटिंग्स और CSS फाइल है, इसमें लाइन 504 में जाके हम चेंज कर सकते हैं। सेटिंग्स और CSS फाइल लाइन 504 में जाके ये प्रॉपर्टी यहाँ से हमें इंपॉर्टेंट टैग हटाना है। ये हमने पहला चेंज कर दिया, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो अब मेन चीज है, इस एलिमेंट पे जाए तो हाँ ये रहा, ये एलिमेंट है। तो अब जो दूसरा इशू है वो ये है कि हमें ये चेंज करना है। तो फिर ये कहा है एलिमेंट और स्टाइल में, मतलब ये जो एलिमेंट है उसके स्टाइल प्रॉपर्टी में ये सारी प्रॉपर्टीज लिखी हुई है। तो अब हम इस एलिमेंट को कहाँ कैसे ढूंढे कि ये कौन सी HTML फाइल में है। तो उसके लिए तुम इसमें आईडी यूज कर सकते हो। आईडी को अगर कॉपी करके VS कोड के सर्च बार में पेस्ट करोगे तो यहाँ पे सारी फाइल्स आ जाएंगी जिसमें ये वर्ड अपीयर हो रहा है। इसे जूम कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो हमें ये दिख गई है, ये एक HTML फाइल है, इसमें ये अपीयर हो रही है। लेकिन यहाँ पे हमें कोई ऐसा स्टाइल टैग दिख ही नहीं रहा है। तो स्टाइलिंग किसी भी HTML फाइल में कहाँ कहाँ होती है, या तो CSS फाइल में होती है, या फिर HTML फाइल में होती है, या फिर जावास्क्रिप्ट फाइल में होती है। तो इसमें ना CSS फाइल है कोई, ना HTML फाइल में स्टाइलिंग है। तो मतलब ये जो स्टाइलिंग है जावास्क्रिप्ट फाइल से आ रही होगी किसी। तो अब जावास्क्रिप्ट फाइल को ऐसे कैसे सर्च करें, या तो हम आईडी से कर सकते हैं सर्च, इस आईडी को यूज करके। लेकिन इस आईडी को यूज करके ये आईडी कहीं और किसी और फाइल में यूज नहीं हो रही। तो हम इस क्लास को यूज करके देखते हैं। अगर हम यहाँ पे इस क्लास को सर्च बार में डालें तो यहाँ पे ये सारी फाइल्स आ गई जहाँ पे ये वाली क्लास अपीयर हो रही है। तो यहाँ पे देखें तो एक सेटिंग्स नोटिफिकेशन नाम की फाइल है जावास्क्रिप्ट की, उसमें अपीयर हो रही है। तो तुम इस फंक्शन को यूज कर पढ़ सकते हो एक बार। ये देखोगे तो नोटिफिकेशन सेटिंग्स डॉट ऑन चेंज, मतलब ये जब भी हम कुछ चेंज करते हैं सेटिंग्स में तो इसी फंक्शन को कॉल होता है। तो इसमें यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा, तो मैंने काफ़ी रिसर्च की थी इस पर कैसे कैसे। तो एक फंक्शन था ये, अगर मैं इस पे जाके देखूँ ये कहाँ कहाँ अपीयर हो रहा है, Ctrl+Shift+F, तो ये इसमें यहाँ पे डिक्लेयर्ड है। यहाँ पे जाके देखे तो मुझे यहाँ पे भी कुछ ऐसे नहीं दिखा। लेकिन इसमें भी एक फंक्शन कॉल होता है, ये डू सेटिंग्स चेंज। इसको अगर मैं सर्च करूँ ये कहाँ कहाँ अपीयर हो रहा है, तो ये इतनी सारी फाइल्स में अपीयर हो रहा है। तो ये हमें देखना है कि ये डिक्लेयर कहाँ हुआ है। तो ये सारी जगह तो ये अपीयर हो रहा है खाली, मतलब ये यहाँ पे यूज किया गया है। जहाँ पे एक्सपोर्ट्स डॉट डू सेटिंग चेंज है यहाँ पे डिक्लेयर हुआ है। इसमें देखेंगे तो हमें दिख गया ये स्पिनर का कोड कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे इसमें हमें कुछ ऐसे दिख नहीं रहा उसका। और यहाँ पे एक और फंक्शन यूज हुआ है मेक इंडिकेटर। तो अगर हम इसको सर्च करें ये कहाँ अपीयर हो रहा है, ये कहाँ पे डिक्लेयर्ड है, तो यहाँ पे सर्च करेंगे तो ये यहाँ पे डिक्लेयर्ड है एक्सपोर्ट्स डॉट मेक इंडिकेटर।
और अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमें डिस्प्ले प्रॉपर्टी मिल जाती है वो वाली। तो अगर हम सिर्फ इसे रिमूव कर दें यहाँ से और सेव करें, यहाँ पे रिफ्रेश, और आप अगर एक चेंज करके देखें तो हो गया इशू रिजॉल्व। बस इसमें इतना ही करना था। तो ऐसे कुछ छोटे इश्यूज भी होते हैं, कुछ बड़े इश्यूज भी होते हैं, लेकिन बस पहली पुल रिक्वेस्ट में तुम्हें देखना होता है कि पहली पुल रिक्वेस्ट थोड़ी मुश्किल होती है ऑर्गेनाइजेशन में बनाना, उसके बाद थोड़ा आसान हो जाता है। और हाँ, ऐसा भी नहीं है कि तुमने ये बस दो जगह चेंज कर दिया, तुम PR डाल लोगे और मर्ज कर लेंगे। ऐसे भी हो सकता है कि मैंने यहाँ पे जैसे ये इंपॉर्टेंट टैग हटाए यहाँ से, तो हो सकता है ये किसी और फाइल में जाके किसी और पेज पे जाके कुछ ब्रेक कर दे, तो वो भी सब हमें टेस्ट करना होगा पहले PR डालने से पहले। और टेस्टिंग में अगर पता चलता है कि वो कुछ ब्रेक कर रहा है, और तो या तो हम उस जो ब्रेक कर रहा है उसे फिक्स करें या फिर कोई और तरीका निकालें इस इश्यू को फिक्स करने का। तो ये सब होता है। उसके बाद तुम PR डाल सकते हो इसमें, और वो अगर तुम्हें अगर उन्हें ये तुम्हारा मेथड सही लगा तो मर्ज कर देते हैं। मैंने PR डाली थी, मेरी ये बाय द मर्ज नहीं होती, क्योंकि अब मैं यहाँ पे अपने PR पे जाता हूँ, तो यहाँ पे मैंने ये सारे चेंजेस किए थे। तो उन्होंने बोला था कि ये काफ़ी जेनरिक कोड है, तो उन्होंने इन दोनों को रिव्यू करने के लिए बोला था। लेकिन मुझे तब तक कोई एक और तरीका मिल गया था इस इश्यू को रिजॉल्व करने का, तो मैंने उसके लिए एक अलग PR बनाई थी, जो तरीका उन्हें पसंद नहीं आया। और इतने में किसी और बंदे ने इसी PR में जो मैंने चेंजेस किए, जो भी चेंजेस मैंने करके दिखाए, ये इसी चेंजेस से एक PR डाल दी और उसका कोड मर्ज हो गया था। तो थोड़ा होता है, लेकिन मुझे इस PR से काफ़ी कुछ समझ में आ गया था कि कैसे कैसे काम करना होता है इस ऑर्गेनाइजेशन में, और उसके बाद काफ़ी आसान हो गया था मेरे लिए इस ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट करना। तो ये सब है। इसके बाद क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस मैटर करते हैं GSOC के लिए। तो GSOC में कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन में तुम कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन करो जो तुम्हारे ओपन सोर्स स्पिरिट को शो करती है, वो सब मैटर करती है। और जो शो करते हैं तुम कोलैबोरेटिव हो, कॉम्पिटिटिव नहीं हो, क्योंकि उन्हें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कॉम्पिटिशन नहीं चाहिए किसी के बीच। उन्हें ये चाहिए कि जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में लोग आ रहे हैं वो एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं इशूज सॉल्व करने में। ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम कोई बंदा किसी इशू पे काम कर रहा है और तुम उससे बोल रहे हो कि इस इशू पे मुझे काम करना है, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे समझ में आ रहा है। बल्कि तुम ऐसा कर सकते हो कि अगर उस बंदे को उस इशू सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो तुम वहां पे जाके उसकी हेल्प कर सकते हो उस इशू को रिजॉल्व करने में। ये चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं ऑर्गेनाइजेशन में। और एक और चीज़ है कि रिव्यूइंग अदर्स कोड, मतलब अगर कोई PR डालता है तो तुम उसके PR में जाके उसका कोड पढ़ के रिव्यू कर सकते हो कि उसने कहीं पे गलती तो नहीं करी, या फिर कोई और तुम्हारे पास अच्छा तरीका है उसे सॉल्व करने का, तो बता सकते हो। ये सब चीज़ें भी काफ़ी मैटर करती है। और एक और चीज़ है कि हेल्पिंग न्यू कमर्स टू मेक द फर्स्ट कंट्रीब्यूशन। और तुम ये भी करते हो कि जो भी वहाँ पे न्यू कमर्स आ रहे हैं तुम उनकी हेल्प कर रहे हो कि वो आसानी से, उनके लिए आसान हो अपनी फर्स्ट कंट्रीब्यूशन करना उस ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये सब चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, GSOC के लिए भी। और PR तो ऑफकोर्स होती हैं। अब अदर सिमिलर प्रोग्राम्स, खाली ओपन सोर्स में GSOC एक प्रोग्राम नहीं होता, और भी काफ़ी प्रोग्राम्स होते हैं। लाइक GSOC तो बेसिकली हो गया टेक्निकल पार्ट के लिए ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन की काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन भी होती है जो समझने में हेल्प करती है लोगों को कि वो ऑर्गेनाइजेशन वर्क कैसे करती है, उसका कोड कैसे कैसे लिखा गया है, और उसमें हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें GSOC में नहीं आता। इसके लिए गूगल ने एक अलग प्रोग्राम बनाया है, गूगल समर ऑफ डॉग्स। तो ये सब चीज़ें उसमें आ जाती है। तो अगर तुम गूगल सीजन ऑफ डॉग्स में पार्टिसिपेट करते हो तो वहाँ पर तुम्हारे पूरा डॉक्यूमेंटेशन का काम रहेगा। तुम्हें ऑर्गेनाइजेशंस की डॉक्यूमेंटेशन इम्प्रूव करनी होगी, या फिर कुछ फीचर्स ऐसे हैं जिसकी जो डॉक्यूमेंटेड नहीं है तो उन्हें उनकी डॉक्यूमेंटेशन बनानी होगी, ताकि जो लोग उस ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट करने आए तो उनके लिए आसानी हो उस ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट करना। इसके अलावा एक MLS फेलोशिप भी होती है जो इसी ईयर से स्टार्ट हुई है। एक मिनट, हेलो, आवाज आ रही है कि मेरी? हाँ हाँ सर, सर आ आ रही रही है। अच्छा, मेरे कीबोर्ड वर्क नहीं कर रहा। हाँ, ये MLS फेलोशिप है, ये इसी ईयर से स्टार्ट हुई है। तो यहाँ पे क्या है, इसमें 3 ट्रैक्स होते हैं, एक तो एक्सप्लोर ट्रैक, ओपन सोर्स ट्रैक और एक्सटेंशिप ट्रैक। एक्सप्लोर ट्रैक में क्या होता है कि वो तुमसे
छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनवाते हैं काफ़ी सारे, और वो प्रोजेक्ट सीवी में डाल सकते हो। इस बार एक्सप्लोर ट्रैक में अजवात सर है हमारे यहाँ से, और वो उनकी इंटर्न फेलोशिप अभी चल ही रही है। फिर एक ओपन सोर्स ट्रैक होता है, इसमें क्या होता है, ये तुमसे काफ़ी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट करने का मौका मिलता है इसमें। लाइक जो अभी समर वाला चला था इसका, उसमें जो फेलोज थे इसके, उन्होंने फेसबुक जेएस, फेसबुक रिएक्ट डॉट जेएस ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर से कंट्रीब्यूट किया था। तो काफ़ी अच्छा हो जाता है अगर तुमने इतने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर में तुम कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो, और उनको पूरी मेंटरशिप दी जाती है इन सॉफ्टवेयर कंट्रीब्यूट करने के लिए, तो काफ़ी अच्छी है ये। और एक इस बार से इन्होंने एक्सटेंशिप भी स्टार्ट किया है, इसमें तुम ओपन सोर्स के अलावा जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिनका सोर्स कोड ओपन नहीं होता, उसमें कंट्रीब्यूट करने का तुम्हें मौका मिलता है, मतलब उसमें वर्क करने का मौका मिलता है। और जैसे मैंने बताया था कि जीसॉक इंटर्नशिप नहीं होती, एमएलएस फेलोशिप इंटर्नशिप मानी जाती है तुम्हारी। इसके अलावा एक प्रोग्राम आउटरीच भी होता है। आउटरीच मेनली अंडर रिप्रेजेंटेटेड ग्रुप इन टेक्नोलॉजीज के लिए होता है। मतलब उसमें एक तो वुमेन्स आती है और काफ़ी ग्रुप्स आते हैं, मतलब हर किसी के लिए नहीं होता आउटरीच। और इसमें ये एक साल में 2 बार होता है, जैसे जीसॉक एक साल में सिर्फ एक बार होता है समर में, आउटरीच 2 बार होता है, एक समर में और एक विंटर में। और जो एमएलएच फेलोशिप है ये साल में 3 बार होती है, एक स्प्रिंग, समर और फॉल में। तो आउटरीच में हर साल मतलब हर कोहॉर्ट में 50 सीट होती हैं बस, मतलब पूरी वर्ल्ड से सिर्फ 50 लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो ये भी देख सकते हो। और इसके अलावा कुछ कॉलेजेस, हाँ एमएलएच फेलो एक्सप्लोरर ट्रैक जो है उसके बारे में इलैबोरेट करने के लिए बोल रहे हैं थोड़ा और, कि एक्चुअल में क्या होता है उसमें। एक्सप्लोरर ट्रैक में बस ये होता है कि मतलब तुम्हें ये 6 वीक्स का होता है शायद प्रोग्राम, मुझे ध्यान दिए। तो उसमें तुम्हें छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पे काम कराया जाता है। उसमें एक पॉड्स बनते हैं जिसमें 10 लोग होते हैं तुम्हारे ग्रुप में, और एक मेंटोर होता है। तो वो 10 लोग मिलके कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। जैसे कि अजवात सर ने अभी जो पहला प्रोजेक्ट था उनका, वो एक गेम था, वो बनाया था उन लोगों ने मिलकर। तो ये सब है। और वो इसमें एमएस फेलोशिप में एक ये भी होता है कि इसमें तुम्हें सिर्फ कोडिंग नहीं करनी होती पूरे दिन, इसमें और भी चीज़ें होती हैं, जैसे स्टैंड अप्स होता है, और तुम्हें दूसरे फेलोअर्स को पढ़ाना होता है कोई टॉपिक अच्छा जो तुम्हें अच्छे से आता हो। तो इसमें खाली कोडिंग के अलावा भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती है, तो ये काफ़ी प्लस पॉइंट है एमएलएच का। सर और एक्सटर्नशिप भी बोल रहे हैं। एक्सटर्नशिप में तुम्हें ये इसी बात से स्टार्ट हुआ है मेरे ख्याल से। ये जो फॉल वाला था इसमें सिर्फ यूएस के लिए एप्लीकेबल था एक्सटर्नशिप सिर्फ, लेकिन अभी स्प्रिंग है, जनवरी से जो स्टार्ट होगा उसमें बाहर के लोग भी कर सकते हैं इसमें। तो जो अभी फॉल के लिए था उसमें तो सिर्फ यूएस का जो डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है उसके कुछ प्रोजेक्ट्स थे, उस पर काम करने का मौका मिलता है। मतलब एक तरह से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की एक तरह से इंटर्नशिप ही हो गई उस ऑर्गेनाइजेशन में, जो ओपन सोर्स नहीं होते, जिनका सोर्स कोड ओपन नहीं होता। जैसे डिफेंस ही हो गया यूएस का, तो वो काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें तुम्हें काम करने का मौका मिलता है। और कुछ ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और फिर तुम एक कॉड फॉर कोर्स के वीडियो भी है 20 ओपन सोर्स प्रोग्राम्स, तो तुम उसमें देख सकते हो। उसमें काफ़ी अच्छे एक्सप्लेन किया है उसने 20 ओपन सोर्स प्रोग्राम, उसमें पेड प्रोग्राम्स भी है, अनपेड प्रोग्राम्स भी, जहाँ पे तुम कंट्रीब्यूट कर सकते हो। ये तो सिर्फ 4 प्रोग्राम्स हो गए, उसमें और भी काफ़ी सारे और काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स है। इसके अलावा कुछ कॉलेजेस के प्रोग्राम होते हैं, जैसे KWOC अभी स्टार्ट होने वाले, इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है। तो ये एक IIT खड़गपुर का एक प्रोग्राम है। इसमें मेनली ये ओपन सोर्स का टेस्ट लेने के लिए है कि यहाँ पे कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं, उन पे काम करने का मौका मिलता है। पूरा मेंटरशिप वाला चीज़ होती है कि तुम्हें कुछ भी नहीं समझ में आता तो पूछ सकते हो। मतलब एक तरह जैसे जीसॉक में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होता है, वैसे इसमें बनाया जाता है, तुम्हें एक्सपीरियंस मिल जाता है ऑर्गेनाइजेशन में कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करें। तो ये सब चीज़ है। बस इतने का, थैंक यू। और कुछ क्वेश्चंस पूछना तो पूछ सकते हो तुम्हें। इसके बाद Q&A भी होगा।
सर एक्सप्लोरर में आपने बताया कि छोटे प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं, तो वो प्रोजेक्ट्स फन के लिए टाइप में होते हैं, जैसे गेम्स वगैरह फन के लिए बनाए जाते हैं, या रेलेवेंट होते हैं जो यूज होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में? नहीं नहीं, वो बस फन के लिए हो गया, जैसे जैसे तुम रिज्यूमे में डाल सकते हो अपने, वो ऐसे कोई यूज में तो नहीं आने वाला। अगर वैसे प्रोजेक्ट्स पे काम पाया तो उसके लिए ओपन सोर्स ट्रैक है और एक्सटेंसिव ट्रैक है। एक्सप्लोर में बस ऐसे ही छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं साथ में मिलकर। ओके। और कुछ क्वेश्चंस थे तो उसमें ऐसे कुछ रेलिवेंट क्वेश्चंस तो थे नहीं। एक क्वेश्चन था शायद कि हाँ, पॉट क्या कहते हैं, एक मिनट में खोल के देता हूँ उसे। हाँ, क्वेश्चंस थे। हाँ, क्या कौन से स्पेसिफिक फील्ड के ज़्यादा चांसेस रहेंगे, कौन से स्पेसिफिक फील्ड के ज़्यादा चांसेस रहते हैं सिलेक्ट होने में। तो फिर इसमें ऐसा होता है कि जी सॉक में काफ़ी भीड़ आ जाती है हर साल। तो फिर बेटर ये होता है कि ऐसे प्रोजेक्ट चूज करो या फिर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओ जहाँ पे भीड़ कम हो। जैसे अगर तुम सी प्लस प्लस किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो तो वहाँ पे तुम्हारा काफ़ी आराम से हो जाता है, क्योंकि सी प्लस प्लस में बिल्कुल भी भीड़ नहीं होती। और या फिर तुम जावा में जाते हो, जावा के जो होते हैं उसमें बहुत कम भीड़ होती है। लेकिन अगर तुम किसी पाइथन वाले ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो तो वहाँ पे काफ़ी भीड़ मिलेगी और वहाँ पे काफ़ी कंपटीशन रहता है इस चीज़ में। तो ऐसे तुम सिलेक्ट कर सकते हो। और हाँ, सर प्रपोजल एक प्रपोजल कैसे क्वेश्चन बनाना है। पूछा है, क्वेश्चन है, बोलो। आपने जो इशू पे काम किया था वो रिजेक्ट क्यों हुआ था मेनली, बेसिकली? वो रिजेक्ट इसलिए हुआ था क्योंकि मैंने मैंने ऐसा किया था कि मैंने जो कमिट मैसेज था उसमें अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया था कि मैंने जो चेंजेस किए हैं वो क्यों किए हैं एग्जैक्टली। तो फिर जो वहाँ का मेंटेनर था उसे समझ नहीं आया कि मैंने चेंजेस क्यों किए हैं। तो उन्होंने किसी को क्या कहते हैं रिव्यू करने के लिए बोला मेरी पीआर। लेकिन मुझे तभी कुछ एक और तरीका मिल गया था जिसमें मैं जीएस फाइल में जाके सीएसएस चेंज कर सकता था उसका। तो जो चेंजेस होते हैं वो सिर्फ उसी पे एप्लीकेबल होते हैं और कुछ ब्रेक नहीं करते वो। लेकिन उन्होंने ये तरीका पसंद नहीं आया था मेरा कि मैंने जेएस में जाके सीएसएस लिखी। तो ये सब उनका कुछ कम्युनिटी पे चल रहा था। मैंने गलती ये की थी कि मैंने कम्युनिटी पहले ज्वाइन नहीं की थी उनकी। तो वहाँ पे कम्युनिटी में उनकी बातें हुई थी इस इशू के बारे में और डिस्कस किया था अच्छे से। तो क्योंकि उन्हें मेरा तरीका पसंद नहीं आया था तो किसी और ने ऑफर किया था कि मैं चेंज कर देता हूँ उसको, मतलब मैं पीआर डाल देता हूँ। और उसने पीआर डाल दी थी और जो उसने पीआर डाली थी वो सेम चेंजेस से जो मैंने अपनी पहले पीआर में किए थे। तो यही हो गया था बस। और उसका मर्ज हो गया था। तो मैंने वहाँ पे जाके पूछा था कि मतलब मुझे ऐसा लगा था कि उसने पीआर बाद में डाली है इसलिए उसका मर्ज हो गया। लेकिन ऐसा नहीं था कि वहाँ पे पूरा डिस्कस हुआ था। और मतलब उन्हें याद नहीं रहा था कि मेरे भी चेंजेस सेम है। अगर उन्हें ऐसा याद रहता कि मेरे चेंजेस सेम थे तो वो मुझे प्रेफर करते डेफिनेटली। लेकिन उन्होंने मेरी पहली पीआर खोल के नहीं देखी थी इसलिए वो दूसरा वाला मर्ज हो गया था। बस ये था, बाकी कुछ नहीं। सर क्वेश्चन है ये कि सेटअप के लिए लोग कहते हैं, आपने ही बताया 2-3 हफ्ते लग जाते हैं, 1-2 हफ्ते लग जाते हैं, तो एग्जैक्टली सेटअप करना क्या होता है, कितना टाइम लग जाता है? सेटअप में ये होता है कि जो पूरा प्रोजेक्ट है उनका, जैसे तुम वीएलसी में जाके कंट्रीब्यूट करते हो तो तुम्हें पूरा जो प्रोजेक्ट है उनका वो अपने लोकल कंप्यूटर पे सेटअप करना होगा ताकि तुम उसे लोकली चला सको। जैसे ये यूलिप जो मेरा चल रहा है अभी, ये मेरे लोकल कंप्यूटर पे चल रहा है। ये पूरा लोकल हॉस्ट पे चल रहा है, मतलब पूरा जो यूलिप का सॉफ्टवेयर है वो मैंने अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल किया है, पूरा सेटअप किया है और तब जाके चलाई है। यूलिप ने इस बात थोड़ा आसान कर दिया सेटअप का प्रोसेस, नहीं तो इसका काफ़ी मुश्किल था। तो सेटअप लोग समझ में नहीं आता कि कैसे करना, टाइम लग जाता है काफ़ी उसमें। तो बेस्ट तरीका यही है कि तुम अगर कुछ भी डाउट्स आए तो एक तो डॉक्यूमेंटेशन तुम्हें पढ़नी है सारी अच्छे से, उसमें सारा ज़्यादातर मेंशन होता है। और अगर फिर भी तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा तो कमेंट पे जाके तुम पूछ सकते हो उनसे, वो हेल्प कर देते हैं तुम्हारी। सेटअप में वैसे थोड़ा टाइम लगता है करने में। और एक ये था प्रपोजल वाला क्वेश्चन था। तो प्रपोजल में तुम, हाँ, मैं प्रपोजल के लिए जब अभी तो काफ़ी टाइम है प्रपोजल बनाने में, एप्लीकेशंस मार्च के आसपास खुलती है तो मैं उस टाइम पे मेरू सर और सौम्या सर से एक मीटिंग करा दूंगा, वो समझा देंगे प्रपोजल कैसे लिखा जाता है। इसके अलावा कुछ।
सर अभी आपने बताया सी प्लस प्लस में भीड़ कम होती है, तो ऐसे मैंने अभी मेरी कोई एक्सपीरियंस तो नहीं, बट मैंने एक्सपेक्टेशन ये थी कि सी प्लस प्लस में ज्यादा भीड़ होनी चाहिए, तो ऐसे कम क्यों होती है? कोई सी रीजन प्लस स्पेसिफिक? सी प्लस प्लस मुश्किल होती है थोड़ी लैंग्वेज, तो उसमें ज्यादा कोई जाता नहीं है। ज्यादा भीड़ जो होती है पाइथन के पीछे भागते हैं, पाइथन आसान होती है सीखने में, तो सब पाइथन वाली ऑर्गेनाइजेशन में घुस जाती है। तो तो सर जो हम लोग सीपी करते हैं सी प्लस प्लस यूज करके, तो उससे कुछ अलग होती है क्या डेवलपिंग वाली, मतलब? हाँ हाँ, वैसे नहीं होती डेवलपमेंट बिल्कुल भी जो सी पे में करते हो तुम। डेवलपमेंट में पूरे तुम्हें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग होती है सी प्लस प्लस में, वो यूज करनी पड़ती है, क्लास वगैरह जो होती है। सर और क्लासेस डेवलपमेंट, ऑब्जेक्ट्स वगैरह यूज करने होते हैं ना? हाँ उसके अलावा भी काफी चीजें आ जाती हैं डेवलपमेंट में जो तुम्हें देखनी होती है। सर सीपी एक से अलग ही होते हैं डेवलपमेंट। एक ये भी हो जाता है कि हेडर फाइल्स और वो सब जो रहती है वो डिफरेंट डिफरेंट यूज करते हैं ये लोग, और तुम्हें इजीली ढूंढना अवेलेबल नहीं रहता। जैसे पाइथन में तो पिप बहुत इजीली मिल जाता है, या जावास्क्रिप्ट में एनपीएम इजीली मिल जाएगा, पर सी प्लस प्लस की जो हेडर फाइल्स रहती हैं दूसरी जो लोगों ने बनाई हुई है, वो ढूंढना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। सो इस वजह से भी सी प्लस प्लस में कम करते हैं। जैसे ओके। तुम ये देखो, ये जो पूरा लिब्रे ऑफिस है जो लिनक्स में चलता है, ये पूरा सी प्लस प्लस पे बना हुआ है मेनली। तो उसमें इसमें भी काफी कम भीड़ होती है। ये उन्होंने भी बोला था लास्ट ईयर जो सिलेक्ट हुए थे, लास्ट टू लास्ट सुमित ईयर जो सिलेक्ट चौहान। हुए थे सर। सुमित। सुमित सर, सुमित चौहान हाँ सर। सुमित सुमित सर, तो उन्होंने भी यही बोला था कि वहाँ पे काफी कम भीड़ थी, कोई था ही नहीं वहाँ पे ऐसा, तो कंपटीशन काफी कम था वहाँ पे। तो सर अगर और भी कुछ। फॉर हाँ, एग्जांपल अभी मैंने ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट नहीं किया, अगर लिब्रे ऑफिस मैंने यूज भी नहीं किया है, तो मैं उसको देख सकता हूँ कि मेरे लिए रेलेवेंट नहीं होगा? नहीं नहीं देख सकते हो। मैं जब लास्ट टाइम कर रहा था लास्ट ईयर, तो मैंने ज्यूलिप खोल के भी नहीं देखा था। सर जब लिब्रे मैंने ऑफिस सर, एक जैसे। तो सुमित हाँ सर आए थे लास्ट ईयर, तो उन्होंने कहा था कि मैं लिब्रे ऑफिस बहुत टाइम से यूज करता था, तो मुझे उन्हें आइडिया था कि कैसे वर्क करता है, क्या क्या उसमें इश्यूज है। बट मैंने तो लिब्रे ऑफिस यूज नहीं किया है, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ मेरे लिए रेलेवेंट होगा देखना, या फिर मुझे दूसरा देखना चाहिए? तुम देख सकते हो जाके कि कैसे कैसे चलता है वहां पे। वैसे अगर तुमने यूज नहीं किया तो अभी से यूज करना स्टार्ट करो, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होती ऐसी। मैं भी ज्यूलिप यूज नहीं करता था, मैंने अभी कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया तभी ज्यूलिप यूज करना स्टार्ट किया। और वहां पे मुझे ऐसे यूज करते करते मुझे 2-3 इश्यूज मिल गए थे जो मैंने रिजॉल्व कर दिए बाद में। तो वो भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन थी मेरी वहां पे, जो मैंने इश्यूज और खुद ढूंढे थे वहां पे और उसे रिजॉल्व किया था। मतलब शिवम इश्यूज एक और। इश्यूज क्रिएट करके और वो कर दिया, हाँ हाँ, इश्यूज इश्यूज क्रिएट पहले करके क्रिएट सॉल्व करना होता किया। है। हाँ हाँ। और ओके। शिवम उसको यूज करना मेरे हिसाब से सिर्फ तब रहता है कि अगर तुझे कुछ खुद के इश्यूज ओपन करने हो, तब तेरे को उसके बारे में पूरी चीज पहले से पता होना जरूरी रहती है। कि अगर तेरे को अभी तक पता नहीं है तो तू तो वैसे भी उनके ओपन इश्यूज ही सॉल्व करने जाएगा स्टार्टिंग में, तो तब तू फिर भी हाँ। कर सकता है इजीली विदाउट नोइंग एनीथिंग। रिप्रोड्यूस करना बस रहेगा और वो इतना कुछ डिफिकल्ट होता नहीं है। ओके। हाँ, और एक और चीज़ थी, मैं डिस्कॉर्ड जो सर्वर है हमारे बिटबाइट का, उसमें मैं एक चैनल बना दूंगा अलग से इन सब प्रोग्राम्स के लिए। तो वहाँ पे अगर तुम्हें कुछ भी डाउट्स आते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, वहाँ पे पूछ सकते हो तुम। और वहाँ पे मेरू सर तो काफ़ी एक्टिव रहते हैं, वो तुरंत ही जवाब दे देते हैं कोई भी क्वेश्चन आने पे। तो वो मैं क्रिएट कर दूंगा। सेटअप रिलेटेड कुछ इशू हो तो वो भी सॉल्व कर देंगे उधर ही। हाँ वहाँ पे मतलब एक्टिव रहना तुम डिस्कॉर्ड पर, कुछ भी का इशू हो तो। और किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, फिर जो भी अगर तुम्हें दिक्कत आती है तो डिस्कॉर्ड पे पूछते रहना। जीसॉक की जो डेट्स वगैरह वो लास्ट ईयर वाली है ना, कि इस बार चेंजेस भी हुए हैं जीसॉक की डेट्स में? अरे वो टाइमलाइन आ गई है, अनाउंस हो गया है, इसका पूरा टाइमलाइन देख सकते हो तुम जीसो की ओह। वेबसाइट पर। और थोड़ी सी डिले है शायद, पीछे कर दिए उन लोगों ने पुश। इस बार स्टार्ट पुश करा है बस। नहीं, 16। मैंने लास्ट लास्ट टाइम चेक किया था तो उस टाइम टाइमलाइन नहीं आई थी। नहीं, इस बार जल्दी आ गई है, और इस बार 16 वीक से 10 वीक कर दिया गया है, तो प्रोग्राम थोड़ा छोटा हो गया है एक तरह से। तो देख सकते हो तुम, वहाँ पे अवेलेबल है जीसो की वेबसाइट पर। ओके ओके, हाँ मिल गई मिल गई। ठीक है, अगर और किसी को कुछ पूछना है तो एंड करते हैं, फिर आगे कुछ भी प्रॉब्लम आती है आगे तो डिस्कॉर्ड पे तुम पूछ सकते हो आराम से आकर। वहाँ पे मैं चैनल बना दूंगा एक ओपन सोर्स वाले के नीचे। ठीक है, बाय। बाय। थैंक यू सर।